हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी। सो आज से हम फाइनली शुरू कर रहे हैं हमारा मेगा रिवीजन सीरीज़। तो आज हमारा फर्स्ट डे है, टोटल 10 डेज़ ये चलने वाला है हमारा रिवीजन सीरीज़। तो आज फर्स्ट डे है हमारा, जिसमें आज हम इंग्लिश के डाउट्स और इंग्लिश के ऊपर एक कंप्लीट रिवीजन, हम एक अच्छा खासा रिवीजन करने वाले। सभी टॉपिक्स को एक बार जस्ट गो थ्रू करेंगे। ओके, जो भी लोगों का कोई भी टॉपिक अगर बचा रह गया होगा, मतलब किसी ने अगर पूरा सभी लेक्चर्स नहीं देखे होंगे जो भी हमारा कोर्स था, तो अगर उसके लेक्चर्स बचे रह गए होंगे तो यहाँ पे एक हम मेजॉरिटी ऑफ दी सभी टॉपिक्स के एक रिवीजन कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। आज के जो भी नोट्स एंड वर्कशीट रहेंगे आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ डू गो अहेड एंड ज्वाइन। क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और आज के दिन में टोटल 80 क्वेश्चंस होने वाले हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करेंगे एंड कुछ क्वेश्चंस जो भी बच जाएंगे आपके लिए वो एज इन होमवर्क रहेंगे, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं एंड देन चेक कर सकते हैं कि आपकी एफिशिएंसी लेवल क्या है इंग्लिश में। ठीक है, ज़्यादा अपडेट्स के लिए आप जा सकते हैं updatesstudio.in हमारी वेबसाइट के ऊपर, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, बिकॉज बहुत सारे अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन सब कुछ आपके लिए इस चैनल पे आते रहते हैं। सीईटी रिलेटेड और बाकी सारे जो भी मतलब एग्जामिनेशन, काउंसलिंग सबके रिलेटेड आ जाएंगे यहाँ पे, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए, सबसे पहले पेपर की स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं, और पेपर स्ट्रैटेजी में इंग्लिश का क्या रोल है उसको हम समझ लेते हैं। देखिए, 100 मार्क्स का पेपर है, हम सभी लोग को पता है। 40 मार्क्स इज़ फॉर इंग्लिश, देन 30 मार्क्स इज़ फॉर रीजनिंग एंड मैथ्स, 15 मार्क्स इज़ फॉर जीके एंड 15 मार्क्स इज़ फॉर कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर है, जीके है, ओके, रीजनिंग एंड मैथ है, और साथ में इंग्लिश है। तो इंग्लिश के लिए 40 मार्क्स एलोकेटेड है। तो स्टूडेंट्स आपको ये समझने की कोशिश करनी चाहिए, 40 मार्क्स दैट मीन्स 40%। ओके, तो 40% टोटल पेपर का जो वेटेज है दैट इज़ टूवर्ड्स इंग्लिश। और अगर आप इंग्लिश को भी सिर्फ और सिर्फ बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो भी 40 मार्क्स एटलीस्ट आपके हाथों में है। तो टोटल 40 क्वेश्चंस होंगे, 40 मार्क्स के लिए होंगे 40 क्वेश्चंस को। अब बात आती है कि हाउ मच टाइम शुड यू गिव टू इंग्लिश, बिकॉज सभी यहाँ पे अगर सभी सब्जेक्ट का हम स्ट्रैटेजी देखें यहाँ पे कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तो मेरे हिसाब से इंग्लिश के लिए आपको एक 30 मिनट्स का टाइम दे सकते हो आप। ठीक है, 30 मिनट्स का टाइम आप इंग्लिश के लिए दे सकते हो। सो दैट इज़ गुड इनफ टाइम। ओके, ज़्यादा कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। ठीक है, तो एक अच्छा टाइम है। 30 मिनट्स के टाइम में आप इंग्लिश को अटेम्प्ट करने का सोच सकते हो, बिकॉज 40 क्वेश्चंस हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस तो डायरेक्टली जस्ट आप देखोगे और आंसर कर दोगे, तो इतना फास्ट ये हो सकता है। तो इसीलिए 30 मिनट्स में हम फोकस कर सकते हैं कि इंग्लिश को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो ये टाइम आपको एलोकेट करना चाहिए। अब जो भी लोग मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, ओके, रेगुलर बेसिस पे जो भी लोग मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली ये जो स्ट्रैटेजी है ये बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी होती है कि 30 मिनट्स ही आप सिर्फ और सिर्फ एलोकेट करो इंग्लिश के लिए, और ट्राई करो 40 के 40 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की 30 मिनट्स में। ठीक है, जब तक टारगेट सेट नहीं करोगे तब तक सॉल्व नहीं। देखो, मैं इसलिए 30 मिनट्स बोल रहा हूँ बिकॉज 90 मिनट्स का पेपर ही है, और आपको उसके बाद भी एक 60 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो 30 मार्क्स अगर 30 मिनट्स में आप इंग्लिश अटेम्प्ट करोगे तो आपके पास में 60 मिनट्स और 60 क्वेश्चंस और बचेंगे। तो एटलीस्ट 1 मिनट फॉर एवरी क्वेश्चन आपको मिलेगा, बिकॉज इसके आगे चीज़ें कॉम्प्लिकेट होने वाली। तो आज मैं सिर्फ इंग्लिश के बारे में बात करने वाला हूँ, बाकी हम जो भी रहेगा सब्जेक्ट वाइज हम डिस्कशन कर लेंगे। तो 30 मिनट्स एक अच्छा टाइम होगा। अब पेपर ब्लूप्रिंट के बारे में बात करता हूँ। तो पेपर में अगर हम देखें तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है 10 मार्क्स के लिए आपका एक एक्सपेक्टेड है जो आ जाएगा। अब यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ ये सब एक्सपेक्टेड है। ठीक है, हमने काफ़ी सारे पेपर्स को एनालाइज करने की कोशिश की, और काफ़ी सारे पेपर्स में हमने फाइंड किया कि मतलब कि क्या वेटेज हो सकता है कौन से सेक्शन का। तो मोस्टली जो हमको देखने के लिए मिला है वो ये है कि 10 मार्क्स आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए है। ठीक है, देन 10 मार्क्स आपका क्लोज टेस्ट एंड फिलर्स के लिए आ सकता है। ठीक है, दैट इज़ द मोस्ट। तो 20 मार्क्स आपके पास में, आप मैं बोल सकता हूँ कि आपके हाथ में है। ओके, ये बहुत दूर नहीं है आपसे। तो 20 मार्क्स तो बहुत ही ईजी कैप्चरिंग है। आप बहुत अच्छी तरीके से अगर इसको अटेम्प्ट करोगे, या फिर मैं बोलूँ कि एक नॉर्मल तरीके से भी अगर आप अटेम्प्ट करो तो 15 मार्क्स, ठीक है, 15 मार्क्स तो एटलीस्ट आपके हाथ का है, आपको ईजिली मिल सकता है। उसके बाद में 20 मार्क्स जो बच जाते हैं इंग्लिश के, उसमें सिनोनिम, एंटोनिम, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, ग्रामर, इडियम फ्रेजेस, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सिंगुलर प्लूरल, स्पेलिंग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक्सेट्रा, ये सारे जो जो टॉपिक्स हैं ये सब यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। ठीक है,
तो 20 मार्क्स का ये भी जो सेक्शन है ज़्यादा डिफ़िकल्ट सेक्शन नहीं है। अगर आप करोगे अच्छी तरीके से तो डेफिनेटली आप बहुत ही अच्छे से मतलब ईजिली इसको स्कोर कर सकते हो। एंड मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इंग्लिश अगर कोई अच्छी तरीके से कर लेना, अगर इंग्लिश और इंग्लिश मीडियम से अगर कोई पढ़ा हुआ है प्राइमरीली, तो ईजिली 35 मार्क्स तो देखो आपके हाथ में है। 35 मार्क्स अगर आप स्कोर कर लेते हो तो जंग तो आधी मतलब एक हम बोल सकते हैं कि 30-40% तो यहीं पे क्लियर हो गई है। तो आपका जो यहाँ पे जो मार्क्स स्कोर करने का जो प्रॉब्लम है, इशू है, वो तो बहुत ही ईजिली यहाँ पे आप स्कोर कर सकते हो। तो 35 मार्क्स इज़ इन योर हैंड्स। मैं यही बोलता हूँ कि इंग्लिश में थोड़ा अच्छा फोकस करो और ट्राई करो कि कॉम्प्रीहेंशन एंड क्लोज टेस्ट को ना बहुत ही अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके और मार्क्स स्कोर कर लो यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अभी यहाँ पे। अब उसके बाद में एक डाउट आया हुआ था, मैंने कहा था आप लोगों को फॉर्म फिल करने के लिए कि फॉर्म में आप डाउट्स को फिल कर सकते हो। तो इंग्लिश के रिलेटेड में एक ही डाउट हमको मिला, ओके, जो कि मेजर था। बाकी और तो डाउट्स ऐसे कोई बड़े डाउट मिले नहीं, ओके, या तो फिर सिर्फ लोगों ने इंग्लिश लिख के छोड़ दिया। तो एक डाउट आया है, दिशा एक स्टूडेंट है, उनका डाउट आया है कि सर कैन यू टेल विच ग्रामर टॉपिक्स कैन वी प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम के लिए दिशा अगर देखो, एंड इनफैक्ट सभी स्टूडेंट्स अगर आप लोग देख रहे हैं तो फॉर ऑल स्टूडेंट्स इट इज़ कि अगर आप ग्रामर टॉपिक्स पे बात करना चाहते हो, ठीक है, ग्रामर में आप क्या पढ़ो, ठीक है। तो ग्रामर में अगर हम देखें तो ग्रामर में जो मेन टॉपिक है जिसको आपको कवर अप करने की ज़रूरत है वो ये टॉपिक्स हैं: आर्टिकल्स, नाउन्स, प्रोनाउन, प्रपोजिशन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, टेंस एंड डिग्रीज। तो ये जो इतना सेक्शन है ना, इतना सेक्शन तो एटलीस्ट सबको ग्रामर का प्रिपेयर कर लेना चाहिए। ओके, अब देखो ग्रामर के ऊपर मैं स्पेसिफिकली आपको सभी लेक्चर्स प्रोवाइड इसलिए नहीं कर सकता बिकॉज वो फिर बहुत ज़्यादा एलोंगेटेड हो जाएगा और ऑलरेडी हम एक टाइम मतलब गैप पे चल रहे हैं जो कि बहुत ही कम है, ठीक है। तो ग्रामर तो मैं आपको कंप्लीट नहीं करवा पाऊंगा, लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में पहले बताया था कि क्या चीज़ें हैं, कैसे आपको करना है। रीडिंग मैंने बोला था कि रीडिंग बहुत एसेंशियल है, वर्ड्स को फाइंड करते रहो, स्पेलिंग्स के ऊपर आपका रीडिंग से इम्प्रोवाइज़ हो जाएंगे। तो इसीलिए अब देखो, अब इसमें क्या है कि अब ये जो टॉपिक्स हैं ग्रामर के, ये अगर आप कर लेते हो तो आप इजीली इसके बेसिस पे, जैसे फिलर्स हो गए, क्लोज टेस्ट हो गया, तो ये सब जो टॉपिक्स है, जो सेक्शंस हैं, बहुत ही इजीली आप मतलब उसको सॉल्व कर सकते हो। तो इसीलिए मैं यही बोलूँगा कि अगर ग्रामर पे फोकस करना है तो ये सेक्शन है। एक बार आपका जो भी 10th एंड 12th का ग्रामर होगा, एक बार ये जो टॉपिक्स है इसको अच्छी तरीके से रिवाइज़ कर लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब रिवीजन शुरू करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस होंगे, हम थोड़ा स्पीड में चलेंगे, ठीक है, बिकॉज हमको एग्ज़ाम में भी स्पीड रखनी है, मेंटेन रखनी है, ठीक है। एक्सप्लेन करते हुए मैं चलूँगा आप लोगों को, लेकिन तो सबसे पहले हमारे पास में क्लोज टेस्ट है। क्लोज टेस्ट आप सभी लोगों को पता होगा क्या होता है। क्लोज टेस्ट क्या होता है, अगर मैं चाहूँ तो एक मतलब अगर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ, एक पैराग्राफ दिया रहता है आपको, ठीक है। पैराग्राफ कुछ इस तरीके का, जैसा यहाँ पे आप देख सकते हैं, कुछ इस टाइप का यहाँ पे पैराग्राफ होता है। ये पैराग्राफ रहेगा, उसमें कुछ ब्लैंक्स हमारे रहते हैं, ठीक है। तो ये सारे ब्लैंक्स आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे। तो पैराग्राफ एंड ब्लैंक्स ये रहते हैं हमारे पास में। अब देखो, अब इसमें करना क्या होगा आपको, ठीक है, इसमें करना क्या होता है, जो ब्लैंक्स होते हैं इसको फिल करना होता है, ठीक है, एज़ पर इंस्ट्रक्शंस जो भी दिए गए होते हैं। मोस्टली डायरेक्टली आपको सिर्फ वहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, उसको आपको फिल करना पड़ता है। तो अगर हम रीड करें चलो पैराग्राफ को, तो पहला जो ये है पहला हमारा, ठीक है। अब देखो पूरा पैराग्राफ रीड करके आपको फिर फिलअप मतलब करने की ज़रूरत नहीं है ब्लैंक्स को, ठीक है। तो पहला ब्लैंक जहाँ पे वहाँ तक हम रीड करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और फिल कर देंगे, ठीक है। तो पहला वाला है, ठीक है, डेमोक्रेटिक इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पावर लाइज डैश द पीपल। अब पहले वाले में क्या फिल करना है, टूवर्ड्स, ऑन, बाय या विथ। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पावर लाइज डैश द पीपल, towards people, okay, towards the people, on people, by the people, with the people. So power lies, okay, lies है यहाँ पे, तो the right option should be with, okay। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है। यहाँ पे preposition हमको एक्चुअली फिल करना था, so this question was related to preposition, ठीक है। तो यहाँ पे with is the right option, तो इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे राइट बनता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है सेकेंड वाला ब्लैंक है, सेकेंड वाला ब्लैंक ले सेकेंड सेंटेंस पढ़ेंगे हम, ठीक है। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी, फ्रीडम, it is based on the principles of equality, freedom and the rule of law
In a democratic society, dash have the right to participate in the decision making process. Okay, dash have the right. Okay, in a democratic society, dash have the right to participate in the decision making process. ठीक है, lawyers, humans, politician या citizens. तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, जो मोस्ट सूटेबल, यहाँ पे एक नाउन के थ्रू हमको फिल करना है. ओके, सो द थिंग दैट वी आर लुकिंग एट इज नाउन राइट नाउ. तो यहाँ पे एक नाउन को हमको फिल करना है. ओके, इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी डैश हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. लॉयर्स, ह्यूमंस, पॉलिटिशियंस या सिटीजन. द राइट आंसर फॉर दिस इज सिटीजन्स. सिटीजन्स के पास में राइट होता है इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, वो भागीदार बन सकते हैं, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं. देन डैश डायरेक्टली और थ्रू इलेक्टेड. थर्ड वाला, डैश डायरेक्टली और थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स. आइदर, हाउएवर, नाइदर और ऑल्सो. ठीक है, तो सिटीजन्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. कैसे? यहाँ पे डायरेक्टली और थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स. तो यहाँ पे इसके पहले हमारे पास में क्या आना चाहिए? आइदर, हाउएवर, नाइदर या ऑल्सो. ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन ए. ओके, बिकॉज आइदर डायरेक्टली मतलब या तो डायरेक्टली और. ठीक है, दिस इज रिलेटेड टू अ सेंटेंस फॉर्मेशन आइदर और. ठीक है, तो आइदर और. फिर वैसे ही एक होता है नाइदर. ठीक है, नाइदर और नॉर. बिकॉज हमारे पास में यहाँ पे और है, इसलिए यहाँ पे जो हमारे पास में आएगा दैट विल बी आइदर. तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है. ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. देन डेमोक्रेसी ऑल्सो अलाउज फॉर द डैश ऑफ इंडिविजुअल राइट्स एंड लिबर्टीज. ओके, so democracy also allows for the dash of individuals rights and liberties. तो dash में क्या? delimitation, protection, diversion, prescription. okay, allows for the dash of individuals rights के बारे में बात कर रहा है और liberties के बारे में बात कर रहा है. तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? most probable word जो होगा that is option B. okay, protection. okay, protection of rights and liberties. okay, next आगे बढ़ते हैं. फिफ्थ में यहाँ पे तो फिफ्थ सेंटेंस क्या है? वाइल डेमोक्रेसी इज नॉट. ओके, वाइल डेमोक्रेसी इज नॉट विदाउट its challenges such as the need of balance, competing interest and the risk of dash movements, it remains one of the most widely embraced forms of government around the world. Okay, while democracy is not without its challenges such as the need to balance competing interests and the risk of dash. ओके, तो ये बोला कि डेमोक्रेसी इज़ नॉट विदाउट इट्स चैलेंजेस, मतलब कि ऐसा नहीं कि इसमें चैलेंजेस नहीं है. ओके, बिकॉज उसमें क्या है? नीड टू बैलेंस कंपीटिंग इंटरेस्ट एज वेल एज द रिस्क ऑफ डैश. तो मार्जिनल, एलिटिस्ट, पॉपुलिस्ट या नेग्लिजिबल. ओके, तो रिस्क ऑफ डैश मूवमेंट्स. ओके, कौन सा मूवमेंट? मार्जिनल मूवमेंट्स, एलिटिस्ट मूवमेंट्स, ओके, पॉपुलिस्ट मूवमेंट्स या नेग्लिजिबल मूवमेंट्स. अब देखो यहाँ मार्जिनल का मीनिंग क्या होता है? मार्जिनल का मीनिंग होता है वेरी स्लाइट. ओके, वैसे सेम नेग्लिजिबल का भी मीनिंग होता है कि ऑलमोस्ट ना के बराबर, ऑलमोस्ट ज़ीरो. ठीक है, नेग्लिजिबल मीन्स ऑलमोस्ट ज़ीरो. ठीक है, एलिटिस्ट का मीनिंग क्या होता है? एलिटिस्ट का मीनिंग होता है एक वैसा चीज़ जिसका जो लाइक एटीट्यूड या बिहेवियर जो है, ओके, तो वो इलाइट मतलब ओके इज़ इन फेवर ऑफ द इलाइट क्लास. ओके, तो बिहेवियर इज़ in favor of elite class people. elite class people मतलब कि मोस्टली रिच हो गए या फिर जो अपर सोसाइटी होता है उनका. पॉपुलिस्ट का मीनिंग क्या होता है? ओके, अ पर्सन मतलब कि पॉपुलिस्ट का मीनिंग होता है मोस्टली एक मतलब पॉलिटिशियन जो कि मतलब किसी चीज़ को मतलब समझाने की या फिर कोई भी कंसर्न है वो पीपल तक मतलब पहुंचाने की कोशिश करता है. ओके, तो जो मतलब ट्राई करता है कि ऑर्डिनरी पीपल तक जो भी उनके कंसर्न्स हैं वो डायरेक्टली मतलब उन तक पहुंच सकें. तो पॉपुलिस्ट. सो रिस्क ऑफ पॉपुलिस्ट मूवमेंट्स. ओके, तो यहाँ पे इसीलिए ओके दैट इज़ द पॉइंट. तो यहाँ पे स्लाइट नहीं हो सकता है, एलिटिस्ट नहीं हो सकता है. ओके, यहाँ पे द राइट आंसर विल बी सी. ओके, जैसे पॉलिटिशियंस मूवमेंट, द रिस्क ऑफ पॉलिटिशियन इट रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट वाइडली. ओके, तो पॉपुलिस्ट विल बी द राइट वर्ड ओवर हियर.
ठीक है। ये देखो ये थोड़ा सा ना डिफ़िकल्ट वाला था बिकॉज दिस वाज रिगार्डिंग टू वोकैबुलरी। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ये ज़रूर था ये सेक्शन, मतलब ये वाला इसको मैं बोलूँगा कि ये एक हार्ड वाला था। लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो 5 अगर यहाँ पे क्लोज टेस्ट था तो ईजिली आप 4 तो स्कोर कर ही सकते थे इसमें। ठीक है, अगर 5th वाला मैं बोल दूँ कि मतलब डिफ़िकल्ट था, फिर भी आप 4 तो ईजिली स्कोर, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कोई अगर पर्सन ना अच्छी तरीके से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट को और फिलर्स को कर लेना साथ में, तो 15 मार्क्स तो ईजिली वो ग्रैब कर सकता है। ओके, इसीलिए मैं कह रहा था। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, अब ये जो है ओके यहाँ पे क्या हो, दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। शी proposed to write the life history of the famous poet. Okay, तो शी प्रपोज टू राइट द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द फेमस पोएट। तो लाइफ हिस्ट्री को हमको रिप्लेस करना किससे कैसे, नॉवल, बायोग्राफी, माइथोलॉजी या ऑटोबायोग्राफी। तो यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना। लाइफ हिस्ट्री का मीनिंग क्या होता है, लाइफ हिस्ट्री का मीनिंग होता है ऑप्शन बी, बायोग्राफी। ओके, तो शी प्रपोज टू राइट द बायोग्राफी ऑफ द फेमस पोएट। तो ये भी हम अगर रिप्लेस करेंगे दैट विल बी मोर करेक्ट एंड मोर क्लियर एंड कंसाइज। ओके, अब देखो बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में डिफरेंस क्या होता है ये समझ लो। बायोग्राफी वो होता है कि कोई एक मतलब पर्सन अगर है, जैसे समझो महात्मा गांधी, अब महात्मा गांधी की लाइफ के ऊपर मैं बुक लिख रहा हूँ तो इसको मैं बोलूँगा कि बायोग्राफी है ये। ठीक है, कोई अदर पर्सन, ठीक है, बायोग्राफी राइटर इसका कोई जो होता है राइटर, ओके, या ऑथर अगर हम बोलें तो राइटर या ऑथर इसका कोई अदर पर्सन होता है। ठीक है, लेकिन अगर महात्मा गांधी, ओके, महात्मा गांधी खुद उसके ऑथर है तो उसको हम बोलेंगे कि क्या, ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, तो उसको हम ऑटोबायोग्राफी बोलेंगे। ठीक है, तो अगर पर्सन खुद लिख रहा है तो उसको हम बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, अगर कोई और पर्सन उसके बारे में लिख रहा है तो उसको हम बोलते हैं बायोग्राफी। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वंस अगेन यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना है आपको। किलिंग ऑफ वंस ओन फादर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिसाइड, फिलिसाइड, पैट्रिसाइड या सुसाइड। इसका राइट आंसर जो होगा दैट इज ऑप्शन सी, पैट्रिसाइड। अब देखो इसलिए मैं बोला था कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना, आप देखते हो उनका आंसर कर सकते हो। अब देखो चलो यहाँ पे बाकी जो वर्ड्स हैं उनके भी एक बार मीनिंग को समझ लेते हैं हम। ठीक है, तो राइट आंसर तो यहाँ पे पैट्रिसाइड है। ओके, अब देखो साइड जो वर्ड है, साइड वर्ड का मीनिंग इंग्लिश में होता है किलिंग। ओके, साइड वर्ड का मीनिंग होता है किलिंग। तो अगर मैट्रिसाइड बोला है दैट मीन्स इट इज़ इन्वॉल्व इन मदर्स किलिंग। ठीक है, मैट्री जो वर्ड है दैट स्टैंड्स फॉर मदर्स। ओके, तो मतलब कि अगर कोई पर्सन खुद की मदर को किल कर रहा है तो दैट इज कॉल्ड एज एन मैट्रिसाइड। फिलिसाइड क्या होता है, फिलिसाइड का मीनिंग होता है कि खुद के सन या डॉटर, ओके, मतलब कि खुद के बच्चे को, ओके, चाइल्ड को अगर मैं बोल दूँ कि ओके, ओन्स मतलब खुद के, मतलब ओके, ओन पर्सन्स, अगर खुद के चाइल्ड को अगर कोई किल कर रहा है या फिर मतलब सन या डॉटर को किल कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं फिलिसाइड। पैट्रिसाइड कोई फादर को किल कर रहा है तो खुद के ओन फादर को किल कर रहा है, और सुसाइड ओन मतलब खुद सेल्फ, ओके, ओन सेल्फ मतलब, ठीक है, अपने आप को अगर कोई मार ले रहा है तो उसको हम सुसाइड बोलते हैं, ये तो सबको पता ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट, अनप्लेजेंट के लिए एक वर्ड बताना है हमको कि कौन सा वर्ड सब्स्टिट्यूट कर सकता है अनप्लेजेंट को। ठीक है, तो अनप्लेजेंट के लिए राइट वर्ड क्या हो सकता है, नेबुलस, नेटल, नेग्लिजिबल या नास्टी। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। अब देखो नेबुलस का पहले मीनिंग क्या होता है वो समझ लो। नेबुलस का मीनिंग होता है समथिंग दैट इज़ नॉट क्लियर, ठीक है, जो कि क्लियर नहीं है या फिर एग्जैक्ट नहीं है। ओके, नॉट क्लियर और एग्जैक्ट। नेटल का मीनिंग होता है दिस इज़ रिलेटिंग टू, ओके, नेटल जो वर्ड है दिस इज़ रिलेटिंग टू बर्थ। ओके, तो हम बर्थ के लिए मोस्टली नेटल वर्ड को यूज़ करते हैं। नेग्लिजिबल मैंने आपको बता दिया, ऑलमोस्ट ज़ीरो। ओके, ओके, नेग्लिजिबल मतलब ज़ीरो नहीं होता है बट दिस इज़ ऑलमोस्ट ज़ीरो। ओके, नेग्लिजिबल मैं जैसे बोलूँगा कि दिस पर्सन हैज़ गॉट नेग्लिजिबल इफ़ेक्ट्स ऑफ कोविड-19, मतलब कि उसके ऊपर बहुत ही कम इफ़ेक्ट हुआ है। ओके, ऑलमोस्ट ज़ीरो। नास्टी, नास्टी मीन्स होता है कि लाइक नॉट गुड। ओके, और वही सेम चीज़ होता है अनप्लेजेंट का मीनिंग। तो अनप्लेजेंट कैन बी रिप्लेस्ड विथ व्हाट, नास्टी। तो राइट आंसर ओवर हियर विल बी ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर विथ इट। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। वंस अगेन यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमको करना है। द कैट्स, ओके,
अच्छा सॉरी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। ओके, यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना है। ओके, दिस इज रिगार्डिंग टू सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का ये क्वेश्चन है कि यहाँ पे सेंटेंस को इम्प्रूव करना है। ओके, कुछ ग्रामेटिकल एरर हो सकता है यहाँ पे, तो उसको हमको इम्प्रोवाइज करना है। द कैट्स फूड bowl was empty, so he mewed incessantly until his owner finally filled it with the fresh kibble. ठीक है, द कैट्स, यहाँ पे जो ये सेक्शन है, ओके, कैट्स को यहाँ पे क्या रिप्लेस करना चाहिए, मतलब द कैट्स फूड बोल वॉज एम्प्टी सो ही म्यूड incessantly until हिज ओनर फाइनली फिल। तो ही मतलब यहाँ पे एक सिंगल कैट के बारे में बात हो रही है। ओके, ही है, अगर दे होता तो यहाँ पे बोल सकते थे कि मल्टीपल, बिकॉज इट इज सेइंग ही, मतलब कि देयर इज ओनली वन कैट, राइट, एक कैट है। तो यहाँ पे कैट्स जो है ये तो रॉन्ग हो गया। ठीक है, द कैट्स ये रॉन्ग हो गया यहाँ पे। ओके, ये रॉन्ग हो गया। इसकी जगह पे जो आना चाहिए दैट शुड बी द कैट्स, ये आना चाहिए यहाँ पे, दैट इज़ ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन यहाँ पे। अब देखो ध्यान से, ठीक है, अब अगर समझो कि यहाँ पे सो दे म्यूड, अगर ये दे होता तो यहाँ पे बहुत सारे कैट हैं, मतलब इसका, ठीक है। अब ये थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ओके, तो इसको समझ लो, अच्छे से समझो, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। अगर यहाँ पे दे होता तो मतलब कि बहुत सारे कैट्स हैं। द कैट्स बोल वॉज empty so they mewed। ओके, तो यहाँ पे दे म्यूड मतलब कि बहुत सारे, तो उसमें लेकिन हमको बहुत सारे कैट्स तो हैं, लेकिन कैट्स को मतलब यहाँ पे देखो हम दिस इज एन मतलब हम उसको बुलाना चाहते हैं। ओके, वी आर रेफरेंसिंग टू समवन। तो जब बहुत सारे, अब यहाँ पे जब सिंगुलर था तो अपोस्ट्रोफी एस आया था, राइट, अपोस्ट्रोफी एस। और जब प्लूरल होगा, जब कैट्स होगा, लेकिन उसको हमको फिर भी उसी फॉर्म में मतलब बुलाना होगा। ओके, जब हमको रेफरेंस करना होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो अपोस्ट्रोफी आएगा वो इसके बाद आएगा। इसका मीनिंग होता है कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे ये प्लूरल फॉर्म में है और उसको हम साथ में रेफरेंस भी कर रहे हैं विथ एन एस। ओके, लाइक विशाल्स, ओके, विशाल्स होमवर्क। तो विशाल्स होमवर्क अगर मैं बात करूं तो उसका मीनिंग क्या होता है कि विशाल का होमवर्क, ठीक है। वैसे ही कैट्स फुटबॉल मतलब कि कैट का, ओके, बहुत सारे कैट का। तो इसीलिए जब प्लूरल होगा तो अपोस्ट्रोफी एस के पहले नहीं, एस के बाद में आता है, और सिंगुलर होगा तो एस के पहले आता है। ओके, सो ये डिनोट करता है कि ये सिंगुलर है, ठीक है, और ये डिनोट करता है कि ये प्लूरल है, ठीक है। एंड दोनों जो है यहाँ पर रेफरेंसिंग के तरीके हैं, ठीक है, अंडरस्टूड ओवर ये। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Raymond had opted the study of religion as his major subject in graduation। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना है फॉर द स्टडी ऑफ रिलीजन के लिए। तो स्टडी ऑफ रिलीजन को हम क्या बोलते हैं, सेफोलॉजी, फिलोलॉजी, थियोलॉजी या फिर साइकोलॉजी। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे वो बताना है हमको। देखो सेफोलॉजी का मीनिंग क्या होता है, सेफोलॉजी का मीनिंग होता है, ओके, द स्टडी ऑफ इलेक्शंस या फिर वोटिंग, ठीक है, स्टडी ऑफ इलेक्शन और वोटिंग, ठीक है। देखो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ में एक शेयर किया था, एक शीट, जहाँ पे मैंने जो भी ये वन वर्ड रिप्लेसमेंट वाले होते, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ऊपर मैंने आप लोगों के साथ में एक शीट शेयर किया था, और उसमें मैंने बहुत सारे वर्ड्स आप लोगों को दिए थे। ओके, तो वही है। अब नेक्स्ट हम फिलोलॉजी का मीनिंग क्या होता है वो समझ लेते हैं। फिलोलॉजी का मीनिंग होता है, इसको हम बोलते हैं कि स्टडी ऑफ, ओके, स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन हिस्टोरिकल सोर्सेज, ओके, रिटन इन हिस्टोरिकल सोर्सेज, तो वो उसको हम बोलते हैं कि फिलोलॉजी। ओके, तो स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन रिटन सोर्सेज। ओके, तो रिटन सोर्सेज में जो स्टडी ऑफ लैंग्वेज होता है वो उसको हम बोलते हैं फिलोलॉजी। देन थियोलॉजी क्या होता है, थियोलॉजी का मीनिंग होता है स्टडी ऑफ रिलीजन, ठीक है, स्टडी ऑफ रिलीजन या रिलीजियस बिलीव्स भी हम बोल सकते हैं। तो स्टडी ऑफ रिलीजन को हम बोलते हैं थियोलॉजी। साइकोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड, ओके, ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर, ठीक है। तो ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर को स्टडी करने को हम क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी, ठीक है।
आई होप सो वी आर क्लियर विद इट। तो यहाँ पे स्टडी ऑफ रिलीजन के बारे में बात हो रही है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन, बिकॉज थियोलॉजी का मीनिंग होता है स्टडी ऑफ रिलीजन। ठीक है, क्लियर विद इट, वेरी क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। देन अब यहाँ पे विच सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है यहाँ पे? तो मिलेनियम, मिलेनियम, मिलेनम, मिलेनियम। तो यहाँ पे मिलेनियम वर्ड है, उसका राइट स्पेलिंग क्या है वो बताना है हमको। तो यहाँ पे जो ऑप्शन राइट होगा दैट इज़ ऑप्शन ए। ओके, ये सिंपल था, डायरेक्ट था। तो मिलेनियम का स्पेलिंग क्या होता है? MILLENNIUM। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या मिसिंग था? एक डबल एल मिसिंग था यहाँ पे, तो ये स्पेलिंग डायरेक्टली गलत है और ये भी स्पेलिंग पूरी तरीके से गलत है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है। तो ये सब जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये जल्दी आप कर सकते हो, अगर स्पेलिंग पता है तो आप फटाफट कर सकते हो। इनकरेक्टली स्पेल्ड कौन सा है यहाँ पे? इनकरेक्ट कौन सा है? पैरेलल, रेकमेंड, इररेजिस्टिबल, टुमारो। तो इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है वो बताना है। देखो, पैरेलल की स्पेलिंग जो है ये राइट है, रेकमेंड की स्पेलिंग राइट है, इररेजिस्टिबल की जो स्पेलिंग है ना, ये यहाँ पे ये भी ये गलत है। इररेजिस्टिबल की स्पेलिंग होती है IRRESISTIBLE। इररेजिस्टिबल होता है, इररेजिस्टेबल नहीं होता है। ठीक है, तो इररेजिस्टिबल होता है। तो ऑप्शन ये भी तो राइट है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे जो बनता है वो राइट ऑप्शन बनता है, बिकॉज इनकरेक्ट वाला बताना था, तो इररेजिस्टिबल इनकरेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इनकरेक्टली वापस है 40 कमिटी हिप्नोटिक देन टेनेसी। तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या होता है? मीनिंग नहीं, मतलब इसमें से कौन सा रॉन्ग होगा? तो यहाँ पे देखो, जो रॉन्ग है वो कौन सा होगा यहाँ पे? अब अगर देखें तो यहाँ पे ऑप्शन ए, पहला ऑप्शन जो है 40 का स्पेलिंग होता है FORTY 40। ठीक है, तो ये रॉन्ग स्पेलिंग है इसकी, बाकी सारे जो स्पेलिंग्स है वो राइट है। कमिटी, हिप्नोटिक एंड टेनेसी ये राइट है। ठीक है, नेक्स्ट। वैसे टेनेसी जो है ये एक मतलब शहर है यूएस में। ओके, इट इज़ इन सिटी इन यूएस। ठीक है, उसका ये नाम है टेनेसी। आगे बढ़ते। 14th, select the option that rectifies the spelling of the underlined word in the given sentence. ठीक है, रेक्टिफाई करना है। ओके, इनकम्पिटेंट। ओके, इनकॉम्पिटेंट का यहाँ पे स्पेलिंग चाहिए हमको, इनकॉम्पिटेंट का। तो इनकॉम्पिटेंट का स्पेलिंग क्या हो सकता है, तो वो हमको बताना है यहाँ पे। तो इनकॉम्पिटेंट ये तो गलत है, PI नहीं होगा। इनकॉम्पिटेंट रॉन्ग है। इनकॉम्पिटेंट ये भी गलत है, PE इतना ज़्यादा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होता है, इनकॉम्पिटेंट, दैट इज़ अ परफेक्टली राइट स्पेलिंग। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होता है, इनकॉम। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी देखो आते हैं, सिंपल क्वेश्चन होते हैं कि एक रॉन्ग स्पेलिंग दिया तो उसका राइट स्पेलिंग बताना होता है। और इनकॉम्पिटेंट को ये सब बहुत डिफिकल्ट वर्ड भी नहीं है कि जो आप लोगों को नहीं आएगा। ओके, आई होप सो सभी लोगों को इनकॉम्पिटेंट का तो स्पेलिंग पता ही होगा। ठीक है, इनकरेक्टली स्पेल्ड बताना है यहाँ पे कि इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है यहाँ पे सेंटेंस में। ठीक है, ये सेंटेंस, ही हैज़ नाइदर द पॉलिसीज नॉर द पर्सनल करिश्मा टू इंस्पायर पीपल। पर्सनल की स्पेलिंग यहाँ पे रॉन्ग है, डायरेक्टली दिखाई देता है। पर्सनल की स्पेलिंग क्या होता है? PERSONAL, पर्सनल। ठीक है, तो यहाँ पे A और O अपोजिट मतलब प्लेसेस पे आ गए हैं, तो इसीलिए ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Find the most appropriate synonym of the bracketed word in the following sentence to fill the blank. ठीक है, blank को fill करना है हमको, synonym चाहिए। तो defeat का synonym क्या हो सकता है? The athlete's injury was a dash, मतलब was a defeat for the team's chance of winning the championship. ओके, तो defeat के लिए एक synonym क्या हो सकता है? Progression। प्रोग्रेशन तो मतलब कि बढ़ना हो जाएगा। ओके, कि प्रोग्रेस करना। ठीक है, ब्रेक थ्रू नहीं, स्ट्रेस नहीं, सेटबैक। यस, सेटबैक इज एन सिनोनिम टू डिफीट। ओके, डिफीट के लिए सेटबैक मतलब कि पीछे हो जाना। ओके, दैट मीन्स कि ऑलमोस्ट मतलब कि और टू कम बैक मतलब। तो ये यहाँ पे जो राइट वर्ड होगा दैट विल बी सेटबैक। सेटबैक इज एन सिनोनिम फॉर डिफीट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी, ओके, दिस इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डिस्टिंग्विश्ड का सिनोनिम क्या होगा? अब देखो, डिस्टिंग्विश्ड का मीनिंग क्या होता है? इम्पोर्टेंट। ठीक है, इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, तो इम्पॉर्टेंट इसका राइट मीनिंग होगा डिस्टिंग्विश्ड का। तो डिस्टिंग्विश्ड का मीनिंग इम्पॉर्टेंट अगर होता है तो यहाँ पे मिरर्ड ना, डिग्निफाइड, यस डिग्निफाइड राइट होगा, बिकॉज डिग्निफाइड का भी मीनिंग होता है इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो ड्रामेटिक भी गलत, मीडियोकर, मीडियोकर मतलब होता है कि एवरेज। ठीक है,
तो मीडियोकर का मीनिंग एवरेज होता है। कभी एवरेज का अगर सिनोनिम पूछ ले तो मीडियोकर, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है। ऑब्वियस का मीनिंग क्या होगा? ऑब्वियस का सिनोनिम क्या होगा? यहाँ पे सिनोनिम में पूछा है क्लियर, मुर्की, एम्बिगुअस, ओपेक, ठीक है। तो मुर्की का मीनिंग क्या होता है? डार्क। अगर हम देखें तो यहाँ पे क्लियर का तो मीनिंग सबको पता है, मुर्की का मीनिंग क्या होता है? डार्क एंड अनक्लियर बोल सकते हैं, ठीक है, डार्क एंड अनक्लियर, ठीक है। एम्बिगुअस का मीनिंग क्या होता है? मोर देन वन, मतलब यहाँ पे मोर देन वन मीनिंग हो सकता है, ठीक है, एम्बिगुअस, ठीक है, मोर देन वन मीनिंग और इंटरप्रिटेशन हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो चीज़ मतलब एक से ज़्यादा चीज़ को मीन करे उसको हम बोलते हैं एम्बिगुअस, ओके। तो वो चीज़ मतलब एक से ज़्यादा चीज़। ओपेक का मीनिंग क्या होता है? ओपेक का मीनिंग मतलब नॉट ट्रांसपेरेंट, जो चीज़ ट्रांसपेरेंट नहीं है उसको हम ओपेक बोलते हैं। तो ऑब्वियस का मीनिंग जो होता है दैट इज़ मतलब क्लियर, ओके। ऑब्वियस मतलब इट इज़ रियली ऑब्वियस दैट संडे इज़ एन हॉलीडे, इट इज़ रियली क्लियर दैट संडे इज़ एन हॉलीडे। तो ऑब्वियस का मीनिंग होता है क्लियर, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन ए बनता है। नेक्स्ट, डिटरमाइंड। अभी देखो ये बहुत ही सिंपल वर्ड है। डिटरमाइंड का सबको पता है, फ्लेक्सिबल नहीं हो सकता है, फेमस नहीं हो सकता है, डिसाइसिव, डिसाइसिव हो सकता है क्या? ओके, डिसाइसिव, कैन डिसाइसिव बी? डिसाइसिव या एलिवेटेड, इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा? ओके, डिटरमाइंड, डिटरमाइंड का मीनिंग क्या होगा? सोचो, डिसाइसिव या फिर डिटरमाइंड का डिटरमाइंड का मीनिंग क्या हो सकता है? इट शुड बी डिसाइसिव, राइट? कोई डिसाइड कर ही लिया है, ओके, ही इज़ एन वेरी डिटरमाइंड पर्सन, ही इज़ एन वेरी डिसाइसिव पर्सन, जो कि डिसाइड कर लेते हैं। एलिवेटेड भी नहीं हो सकता। एलिवेटेड मतलब कि ऊपर उठाना होता है, मतलब ऊपर उठाना मतलब टू इंक्रीज द लेवल ऑफ समथिंग, दैट इज़ एलिवेटेड, ठीक है। तो एलिवेटेड तो नहीं होगा यहाँ पे, ओके। तो डिसाइसिव ऑप्शन सी जो है दैट इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रे वॉज सिनिकल अबाउट लव, सिनोनिम चाहिए यहाँ पे सिनिकल। सिनिकल के में क्या हो सकता है? ओके, तो अब प्रोलिफिक, ओबीज, ट्रस्टिंग या पेसिमिस्टिक, ठीक है। सिनिकल का मीनिंग क्या हो सकता है? प्रोलिफिक, ओके, ओबीज। प्रोलिफिक का मीनिंग क्या होता है? प्रोड्यूसिंग लाइक अ ग्रेट नंबर और अमाउंट, ओके। प्रोलिफिक का मीनिंग होता है कि ग्रेट नंबर, ओके, या फिर अमाउंट। लाइक फॉर एग्जांपल मैं अगर सेंटेंस यूज करूँ तो राकेश हैज़ अ प्रोलिफिक सैलरी, मतलब कि बहुत ही मतलब नहीं, राकेश जनरेट्स प्रोलिफिक सैलरी। तो यहाँ पे मतलब कि ही प्रोड्यूसेस सैलरी इन अ ग्रेट नंबर, मतलब कोई ज़्यादा अमाउंट में। ओबीस का मीनिंग तो पता ही है आप लोगों को। ओबीस का मीनिंग कि गेटिंग फैटर हम बोल सकते हैं, या फिर ओबीस का मीनिंग फैट से है। ट्रस्टिंग, ओके, इसमें क्या ही बताऊँ मैं आपको, ट्रस्ट करना। पेसिमिस्टिक, ओके, नॉट ट्रस्टिंग। तो सिनिकल का मीनिंग होता है नॉट ट्रस्टिंग, और यहाँ पे पेसिमिस्टिक का भी मीनिंग वही है। तो इसीलिए ऑप्शन डी जो है यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चलो। अब यहाँ पे द सेंटेंस गिवन बिलो हैज स्पेलिंग एरर्स, सिलेक्ट द सेंटेंस विद द स्पेलिंग विदाउट द, ओके, यहाँ पे सिलेक्ट द सेंटेंस विदाउट स्पेलिंग एरर्स हमको सिलेक्ट करना है, ठीक है। दो वी रेड एंड हियर अ लॉट on green initiatives, we hardly tweak our routine to suit the larger picture, okay। अब यहाँ पे पहला ही राइट लग रहा है, लेकिन बाकी सब भी देख लेते हैं। दो वी रीड, ये तो गलत है, यहाँ पे स्पेलिंग यही गलत है, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। दो वी रीड एंड हियर अ लॉट अबाउट ग्रीन इनिशिएटिव्स, वी हार्डली ट्वीक अब आवर रूटीन्स, ट्वीक ये गलत है, ठीक है। ट्वीक का स्पेलिंग राइट स्पेलिंग यही होगा, बिकॉज ट्वीक का मीनिंग चेंजेस, ओके, स्मॉल चेंजेस। ट्वीक आवर रूटीन्स ये रॉन्ग है यहाँ पे। दो वी रीड, यहाँ पे देखो इनिशिएटिव्स का स्पेलिंग रॉन्ग है, ओके। तो इसीलिए ऑप्शन ए यहाँ पे राइट बनता है। दिस इज़ द मोस्ट करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पे के साथ में सेंटेंस, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, आइडेंटिफाई द पार्ट दैट कंटेन्स एरर, ठीक है। तो कौन से पार्ट में एरर है वो हमको बताना है यहाँ पे। द मदर एक्सक्लेम्ड when she saw her son stumble on the racetrack, look he falls, okay, look he falls, the mother exclaimed, ये right है। when she saw her son, the mother exclaimed when she saw her son, ये भी right है। stumble on the racetrack, ये भी right है। look he falls,
ये गलत है, यहाँ पे फेल्स नहीं होना चाहिए, लुक ही फेल, ओके, फेल्स नहीं होता है, ओके। तो यहाँ पे ये जो है ये गलत है, यहाँ पे फेल होना चाहिए था, इसीलिए ऑप्शन डी यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है, इसमें एरर है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर, ठीक है। तो ग्रामेटिकल एरर किस में है, कौन से पार्ट में? आई वॉन्ट टू गिव यू एन इन्फॉर्मेशन अबाउट द मिसिंग नेकलेस, ओके। I want to give you an information about the missing necklace. तो give you an information about the missing necklace, an information, ये wrong है। information and नहीं हो सकता because it is talking about information। अब information में एक information दो information ऐसा तो नहीं हो सकता, ओके। सो and गलत है, ओके। a या and हम information साथ में यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन ए एन इन्फॉर्मेशन अबाउट ये रॉन्ग होगा, ठीक है। तो दैट इज़ द राइट ऑप्शन होगा, ओके। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Select parts of the following sentence have been given as option. Select the option that contains an error, ठीक है। कौन से ऑप्शन? Existentialism, okay, existentialism has a reputation for being angst-ridden and gloomy, mostly because of its emphasis on pondering the meaningless of existence, okay। एग्जिस्टेंशियलिज्म का मीनिंग क्या होता है? इट इज़ एन लाइक फिलोसॉफिकल इंक्वायरी हम जब ह्यूमन एग्जिस्टेंस का करते हैं, ओके, अबाउट ह्यूमन एग्जिस्टेंस का, जैसे अगर हम बोले, ठीक है, ह्यूमन एग्जिस्टेंस का स्टडी करने को हम एग्जिस्टेंशियलिज्म कहते हैं, ठीक है। ह्यूमन एग्जिस्टेंस के ऊपर स्टडी कर रहे हैं। एंग्स्ट रिडन का मीनिंग क्या होता है? एंग्स्ट रिडन का मीनिंग होता है फ्रस्ट्रेशन, ठीक है। एंग्स्ट रिडन का मीनिंग क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन, ओके। फॉर बीइंग फ्रस्ट्रेशन एंड ग्लूमी, मोस्टली ग्लूमी, ग्लूमी का मीनिंग होता है डार्क या फिर सैड, ठीक है, ये ग्लूमी का मीनिंग होता है। मोस्टली बिकॉज ऑफ इट्स एम्फेसिस ऑन पॉन्डरिंग द मीनिंगलेस ऑफ एग्जिस्टेंस, ओके। यहाँ पे जो सेंटेंस में मिस्टेक दिख रही है वो है मीनिंगलेस। पॉन्डरिंग, पॉन्डरिंग का मतलब एक्सप्लोरिंग, ओके, और सर्चिंग, ठीक है। तो एम्फेसिस, एम्फेसिस का मतलब हाईलाइट, ओके, या फिर ज़्यादा फोकस करना, मोर फोकस भी हम कह सकते हैं, मोर फोकस, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ इट्स एम्फेसिस ऑन पॉन्डरिंग द मीनिंगलेसनेस ऑफ एग्जिस्टेंस होगा। यहाँ पे जो वर्ड आएगा दैट इज शुड बी मीनिंगलेसनेस। तो यहाँ पे इसीलिए ऑप्शन ए, वंस अगेन यहाँ पे ऑप्शन ए दैट इज द रॉन्ग ऑप्शन, ठीक है। तो मीनिंगलेसनेस ऑफ एग्जिस्टेंस, पॉन्डरिंग द मीनिंगलेस ऑफ एग्जिस्टेंस, ये सेंटेंस ही गलत हो रहा है। मीनिंगलेस अगर यहाँ पे ऐड कर दिया तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए पॉन्डरिंग द मीनिंगलेसनेस ऑफ एग्जिस्टेंस होना चाहिए, ओके। द राइट वर्ड दैट शुड बी रिप्लेस्ड ओवर हियर शुड बी मीनिंगलेसनेस, ठीक है, ये राइट वर्ड होना चाहिए यहाँ पे। मीनिंगलेस ऑफ एग्जिस्टेंस ये गलत हो जाएगा, हम इसका मीनिंग ही मतलब कुछ मीनिंग ही नहीं निकल रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो 25th क्वेश्चन, यहाँ पे क्या करना है? पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन अंडरलाइन एंड गिवन एज द ऑप्शन, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर, ठीक है। एरर डिटेक्शन है वापस से। तो एरर डिटेक्शन में एज सून एज आई शैल विन द लॉटरी आई होप टू बाय अ फरारी, ठीक है। एज सून एज आई शैल विन, ओके, आई शैल विन नहीं, एज सून एज आई विन द लॉटरी, ओके। एज सून एज का मीनिंग यहाँ पे ऑलरेडी फ्यूचर में चल रहा है ये, ठीक है। तो एज सुन एज आई विन द लॉटरी आई होप टू बाय अ फरारी, तो शैल यहाँ पे नहीं आएगा, ओके। शैल का यहाँ पे प्लेसमेंट ही गलत है, इट शुडंट बी देयर, ओके। तो इसीलिए यहाँ पे एज सुन एज आई शैल विन जो ऑप्शन सी है यहाँ पे, ओके, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो इडियम का मीनिंग फाइंड करना हमको। आफ्टर having invested so much time and energy into the project, we are now back to square one, okay। back to square one का meaning क्या होता है? back to square one का meaning होता है कि वापस से start पे पहुंच जाना, ठीक है। like for example Dhoni got out on 49 that made him go back to square one,
ओके मतलब कि वापस से वो पवेलियन में चला गया और उसकी वजह से मतलब 50 स्कोर करने वाला ही था, लेकिन अब उसको वापस 50 स्कोर करना पड़े, तो अब फिर से ज़ीरो से शुरू करना पड़े। तो यहाँ पे उसका मीनिंग क्या होता है, हैविंग टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, मतलब बैक टू स्क्वायर वन का मीनिंग होता है कि वापस से सब कुछ शुरू करना। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट, अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम चाहिए हमको, गेट योर एक्ट टुगेदर। ओके, गेट योर एक्ट टुगेदर का मीनिंग क्या हो सकता है, टू हैव पेशेंस, टू स्टे टुगेदर, टू एक्ट इन अ प्ले, गेट ऑर्गेनाइज एंड डू थिंग्स बेटर। ठीक है, तो गेट योर एक्ट टुगेदर का मीनिंग यहाँ पे होगा गेट ऑर्गेनाइज एंड डू थिंग्स बेटर। ठीक है, इसका राइट मीनिंग है इस ईडियम का कि गेट योर एक्ट टुगेदर का मीनिंग होता है कि जब भी हम चाहते हैं कि कोई पर्सन ऑर्गेनाइज हो जाए और चीज़ों को सही तरीके से करे, तो हम उसको बोलते हैं कि यू मस्ट गेट योर एक्ट टुगेदर, मतलब कि आप ऑर्गेनाइज हो जाओ और सही तरीके से चीज़ों को बेटर वे से ऑप्ट करो। बाय लिविंग इन अ रूरल एरिया विथ एक्सेस टू द सिटी शी गेट्स। ओके, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम। ठीक है, अप्रोप्रिएट इडियम यहाँ पे चाहिए, बाय लिविंग इन अ रूरल एरिया with access to the city she gets the best of both worlds, to keep an ear on the ground on cloud nine, in a penny in for a penny, in for a pound। ओके, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, बिकॉज वो क्या कर रही है, रूरल एरिया में रह भी रही है। ओके, और साथ में उसके पास सिटी का भी एक्सेस है, तो बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स मतलब कि उसको दोनों चीज़ें एक साथ मिल रही। ठीक है, तो ये इसका यहाँ पे, इसलिए ये जो पार्ट है ए यहाँ पे राइट ऑप्शन। ओके, अच्छा बाकी जो ईडियम है इसका मीनिंग समझ लेते हैं। तो टू कीप एन ईयर ऑन द ग्राउंड, इसका मीनिंग क्या होता है, टू नो अबाउट एवरीथिंग। ओके, टू नो अबाउट एवरीथिंग, लाइक एवरीथिंग मतलब कि क्या इवेंट्स हो रहे हैं, क्या चीज़ें चल रही हैं, तो उन सब चीज़ों के बारे में हमको पता है। ओके, टू नो अबाउट एवरीथिंग। ऑन क्लाउड नाइन इसका मीनिंग होता है वेरी हैप्पी। ओके, वेरी हैप्पी, एक्सट्रीमली हैप्पी। इन फॉर अ पेनी, इन फॉर अ पाउंड का मीनिंग होता है कि कमिटेड होना। ओके, तो कमिटेड रिगार्डलेस ऑफ एफर्ट या फिर रिस्क। तो मतलब कि इन फॉर अ पेनी मतलब कि पेनी भी मिला तो भी ठीक है, मतलब पेनी मतलब कि एक पैसा, पाउंड भी मिला तो भी ठीक है, मतलब कि कुछ भी होने दो, वो पर्सन कमिटेड है। ओके, सो अ कमिटेड पर्सन, ओके, जो कि रिस्क या फिर एफर्ट्स कितने लगेंगे, क्या लगेंगे, वो सब के बारे में सोचता नहीं है, उसको हम बोलते हैं कि इन फॉर अ पेनी, इन फॉर अ पाउंड। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम। अ बॉल ऑफ फायर, अ बॉल ऑफ फायर का मीनिंग क्या हो सकता है, मैरी इज़ अ बॉल ऑफ फायर एंड इज़ ऑलवेज एंगेज इन समथिंग क्रिएटिव। अब देखो यहाँ पे मैरी इज़ अ बॉल ऑफ फायर एंड इज़ ऑलवेज एंगेज्ड इन समथिंग क्रिएटिव, तो यहाँ पे सेंटेंस पढ़ के भी हमको समझ में आ सकता है कि मैरी एक ऐसे पर्सन है, मैरी एक ऐसी पर्सन है जो कि मतलब हमेशा एंगेज है कोई ना कोई काम में, तो एन एक्टिव एन एनर्जेटिक पर्सन, तो ये ऑप्शन यहाँ पे राइट होता है। अ डल एंड इंसिपिड पर्सन नहीं, ओके, अगर डल या इंसिपिड पर्सन होगा तो कभी भी वो एंगेज नहीं रहेगा, तो इसीलिए ये ऑप्शन रॉन्ग बनता है। टू बी गुड एंड बेनिफिशियल फॉर समवन, नो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। अ टॉकेटिव पर्सन, नो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो ये तीनों ऑप्शन रॉन्ग होते हैं, ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बी लाइक चॉक एंड चीज़। ठीक है, तो बी लाइक चॉक एंड चीज़ इडियम है, इसका मीनिंग बताना, टू बी कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, टू बी वेरी सिमिलर टू ईच अदर, टू हैव क्लोज रिलेशन विथ अनदर पर्सन, टू बी डिस्टेंटली रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होना चाहिए इसका, दैट शुड बी ऑप्शन ए, टू बी कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अब देखो चॉक एंड चीज़ में कोई सिमिलैरिटी है क्या, लाइक बोला है ना, तो लाइक जब भी यूज़ होता है वर्ड तो इसका मीनिंग होता है सिमिलैरिटी से रिलेट कर रहा है, लेकिन लाइक यहाँ पे बोला है और चॉक और चीज़ में कुछ सिमिलैरिटी है क्या, नहीं है ना, तो इसीलिए इडियम जो है ये थोड़ा सा सरकास्टिक इडियम है। टू बी लाइक चॉक एंड चीज़, टू बी कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, मतलब कि अगर दो पर्सन हैं वो लोग साथ में रहते हैं पर बहुत ही डिस्टिंक्टिवली अलग हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं दीज टू, और वी कैन से दिस कपल इज़ लाइक चॉक एंड चीज़। ओके, मतलब कि बहुत ही अलग है एक दूसरे से ये दोनों। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 31st वन, द कंडक्टर सेड दैट इट वॉज द वर्स्ट क्वेक ही एवर न्यू। ओके, यहाँ पे करना क्या, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन रेक्टिफाई द अंडरलाइन सेगमेंट in the given sentence if there is no need to rectify, no rectification needed। ठीक है, ओके, तो रेक्टिफाई करना है। ओके, यहाँ पे सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। ठीक है, तो सेंटेंस को इम्प्रोवाइज करना है कि कौन सा वर्ड सिलेक्ट करेंगे तो सेंटेंस इम्प्रोवाइज हो सकता है। ठीक है, तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट के ऊपर क्वेश्चन है, तो वर्स, ओके, द वर्स बोला है। देखो ये क्वेश्चन ना
ऑलरेडी हमने एक बार लिया था एक वीडियो में. द क्वेश्चन नहीं, मतलब ऐसा एक सिमिलर क्वेश्चन है. द कंडक्टर सेड दैट इट वाज द वर्स्ट क्विक. इट वाज द वर्स्ट नहीं होगा, इट वाज द वर्स्ट होता है. ओके, ये डिग्रीज का क्वेश्चन है. ओके, दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. तो द लगा हुआ है ना, तो द वर्स्ट नहीं होगा, द वर्स्ट होगा. तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन. ओके, द मोर बैड भी नहीं हो सकता, द बैड भी नहीं हो सकता, द वर्स्ट हो सकता है. तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट ऑप्शन बन रहा है. ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन. सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन सेगमेंट इन द गिवन. ओके ओके, इसको रिप्लेस करना है. सेंटेंस इम्प्रोवाइजेशन. दे आर सेल देयर कंपनीज प्रोडक्ट्स टू, यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर है. ठीक है, ग्रामर में यहाँ पे एरर है. ठीक है, तो ग्रामर में एरर है. दे आर सेलिंग देयर कंपनीज. ओके, दे आर सेलिंग देयर कंपनीज. तो दे है, आर राइट है, सेल नहीं होगा. आर अगर आया है तो यहाँ पे जो सेंटेंस होना चाहिए कंटिन्यूस फॉर्म में, तो सेलिंग होना चाहिए. ओके, दे आर सेलिंग देयर कंपनीज प्रोडक्ट्स टू पीपल. तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट ऑप्शन बनेगा. ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट ऑप्शन बनता है. ओके, नेक्स्ट. टू प्रिपेयरिंग द वाइन फ्रॉम प्लांट इट शुड बी कट बैक टू 2 feet. ओके, वापस से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है हमको, अंडरलाइन द सेगमेंट. ओके, अप्रोप्रिएट के साथ में. ठीक है, यहाँ भी वही सेंटेंस इंप्रूवमेंट है. टू प्रिपेयरिंग द वाइन फ्रॉम द प्लांट. अब देखो यहाँ पे ये गलत हो रहा है. टू प्रिपेयरिंग द वाइन फॉर द प्लांट. ओके, टू प्रिपेयर. ओके, यहाँ पे ये क्या है, दिस इज इन्फिनेटिव. तो इन्फिनेटिव 2 + वर्ब फॉर्म होता है, तो वहाँ पे आईएनजी नहीं आ सकता. तो टू प्रिपेयर होगा यहाँ पे पहले तो. ठीक है, तो टू प्रिपेयर होगा, तो यहाँ पे प्रिपेयर होना चाहिए. तो प्रिपेयर ये भी गलत है, प्रिपेयर्स और प्रिपेयर्ड भी गलत है. अब यहाँ पे 2 ऑप्शन में से कौन सा राइट होगा वो देखने वाली बात. टू प्रिपेयर अ वाइन इन प्लांटिंग या फिर टू प्रिपेयर द वाइन फॉर प्लांटिंग. राइट, तो प्लांटिंग तो है यहाँ पे दोनों में, तो राइट सेंटेंस जो होगा दैट इज ऑप्शन डी. ओके, ऑप्शन डी. टू प्रिपेयर द वाइन फॉर प्लांटिंग. ओके, वाइन टू प्रिपेयर द. ओके, द मैच कर रहा है, वाइन फॉर प्लांट नहीं होगा, फॉर प्लांटिंग इट शुड बी. ओके, वाइन का मीनिंग यहाँ पे है, वाइन का मीनिंग जो कि क्रीपर्स होते हैं. ओके, क्रीपर्स को अगर वापस से मतलब प्लांट करना है तो उसको 2 फुट पे कट करना पड़ेगा. इसका सिंपल सा मीनिंग यहाँ पे ये हो रहा है. ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन में आगे बढ़ते हैं. चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन. Select the most appropriate option that can substitute the underlined segment. Once again sentence improvement का यहाँ पे. When Rajesh was going to the college, he meet an accident. Okay, when Rajesh was going to college, he meet an accident. Meet an accident नहीं हो सकता, he met an accident होगा. Because we are talking into past tense, तो यहाँ meet नहीं होगा, यहाँ met होगा. तो ऑप्शन C, okay, is the right option. ठीक है, तो ऑप्शन C यहाँ पे right option बनता है. ठीक है, चलो. Once again यहाँ पे sentence improvisation है. Virtual reality is the creation of a virtual environment presented to our senses. Okay, virtual reality, okay, is the creation of a virtual environment presented to our senses in such a way that we experience it as if we were really there. Okay, तो presented to our senses. ठीक है, तो sentence तो correct लग रहा है. Presenting to our senses ये wrong हो जाएगा. Presenting in our senses wrong. Presents to our senses, virtual environment presents to our senses in such a way that we experience. No, this is also wrong. Option D is the right option. यहाँ पे कोई भी correction की ज़रूरत नहीं, sentence completely right है. यहाँ पे grammatically भी right है, सब तरीके से right है. ठीक है, next आगे बढ़ते हैं. Identify the most appropriate meaning of the given word. Okay, given word का meaning find करना. Okay, अब देखो ये भी जो part है ये बहुत simple part होता है. meaning से भी related आपको questions आ सकते हैं. अब ancient का meaning क्या हो सकता है? antique, unworn, contemporary या recent. तो एंशियंट का मीनिंग क्या हो सकता है? एंटीक हो सकता है, दिस कैन बी राइट. अनवोन का मीनिंग क्या होता है? अच्छा, अनवोन का मीनिंग क्या हो सकता है यहाँ पे? अनवोन का मीनिंग यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से, तो अनवोन का मीनिंग कि दैट विच इज़ नॉट यूज्ड अ लॉट, तो दैट कैन बी अनवोन. कंटेम्प्रेरी रिलेट्स टू मॉडर्न या फिर रीसेंट. ओके, तो ये तीनों तो नहीं ही हो सकते हैं, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन. ठीक है, थेजॉरस का मीनिंग क्या होगा यहाँ पे? थेजॉरस का मीनिंग, अब थेजॉरस का मीनिंग फ्लश ईटिंग डायनासोर, बुक ऑफ सिनोनिम्स, आर्ग्यूमेंट या रोड मैप. इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी. थेजॉरस का मीनिंग होता है बुक ऑफ सिनोनिम्स, एक ऐसा बुक जहाँ पे मतलब एक वर्ड के लिए डिफरेंट वर्ड्स और भी दिए जाते हैं. मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा लाइब्रेरी वगैरह में रहते हैं. ठीक है, थेजॉरस. चलो नेक्स्ट, एटिमोलॉजी का मीनिंग क्या होता है? एटिमोलॉजी का मीनिंग बताना है. एक्ट ऑफ स्पाइंग, टू फ्री फ्रॉम ब्लेम, likeness of a person, the study of the origin of words. तो etymology जो ये वर्ड है इसका मीनिंग होता है द
अ स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द वर्ड्स, तो इसको हम बोलते हैं एटिमोलॉजी। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इनइमिटेबल, ओके, इनइमिटेबल, ओके, ये दो वर्ड से बना हुआ है, इन इमिटेबल। तो यहाँ पे एक प्रीफिक्स है हमारे पास में, इनइमिटेबल। इमिटेबल का मीनिंग पहले क्या होता है वो समझ लो, कॉपी करना या फॉलो करना। ठीक है, इमिटेट, अब देखो जैसे इमिटेशन ज्वेलरी, हम आपने सुना होगा इमिटेशन ज्वेलरी। इमिटेशन ज्वेलरी का मीनिंग क्या होता है कि वो ज्वेलरी जो कि मतलब कि ओरिजिनल जैसा दिखता है पर है नहीं, तो उसको हम बोलते हैं इमिटेशन ज्वेलरी। तो इनइमिटेबल मतलब कि जो कि नहीं कॉपी किया जा सकता। इनकैपेबल ऑफ बीइंग रीच्ड, ना। इनकैपेबल ऑफ बीइंग बिलीव्ड, नो। इनकैपेबल ऑफ बीइंग इमिटेटेड, येस, दिस इज द राइट ऑप्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो होगा, दैट इज बीइंग इमिटेटेड। इनकैपेबल मतलब कि जो चीज़ को इमिटेट नहीं किया जा सकता उसको हम क्या बोलते हैं, इनइमिटेबल। तो इसीलिए ऑप्शन यहाँ पे सी राइट होता है। ठीक है, नेक्स्ट, पेंसिव का मीनिंग बताना है यहाँ पे, टार्डी, कॉन्फिडेंट, थॉटफुल, अफेक्शनेट। अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो पेंसिव का मीनिंग क्या होता है। पेंसिव का मीनिंग यहाँ पे होता है कि डीपली थॉटफुल, मतलब कि डीपली या फिर सीरियसली, मतलब थॉटफुल हम बोल सकते हैं। तो डीपली थॉटफुल इसका मीनिंग होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट ऑप्शन बन जाता है, थॉटफुल। पेंसिव का मीनिंग होता है थॉटफुल। ठीक है, नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। ओके, एंटोनिम चाहिए यहाँ पे, अपोजिट वर्ड चाहिए। ठीक है, इनकोहेरेंट, अब यहाँ पे जो वर्ड है हमारे पास में ब्रैकेट में वो इनकोहेरेंट है। द स्टूडेंट प्रोवाइडेड हर इंग्लिश टीचर अ शॉर्ट एंड incoherent account of her journey to शिमला with her parents। अब सबसे पहले incoherent का मीनिंग क्या होता है वो समझ लेते हैं। incoherent का मीनिंग क्या होता है, दैट इज नॉट सिंपल, ओके, एंड नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड, ये मीनिंग होता है। तो अगर नॉट सिंपल एंड नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड यहाँ पे है तो इसका राइट में हम्बल का मीनिंग क्या होता है, जनरस पर्सन। ठीक है, एक पर्सन जो कि बहुत ही उदार होता है, जो कि मतलब बहुत ही ईजिली सबके लिए काम कर देता है या किसी को हेल्प कर देता है, दैट इज़ हम्बल पर्सन। लूसिड का मीनिंग क्या होता है, क्लियर एंड ईजी। रफ का मीनिंग तो समझाने की ज़रूरत भी नहीं है, ओके, दैट विच इज़ नॉट स्मूथ और मतलब एक तरीके से रफ है। जेन्युइन मतलब कि ओरिजिनल, ओके। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी, लूसिड। क्लियर और ईजी जो नहीं है, ओके सॉरी, क्लियर और इजी, बिकॉज इनकोहेरेंट का मीनिंग क्या, नॉट सिंपल एंड नॉट इजी, तो यहाँ पे क्लियर एंड इजी, लूसिड। तो लूसिड इज़ द एंटोनिम फॉर इनकोहेरेंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वंस अगेन एंटोनिम से हमको फिल इन द ब्लैंक करना है। अच्छा, ये तो सेम ही आ गया यहाँ पे, चलो मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट। ओके, 42। तो यहाँ पे क्या है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन। लाइवली का मीनिंग है लाइवली म्यूजिक, एवरीवन लाइक द लाइवली म्यूजिक। अच्छा, लाइवली का यहाँ पे मीनिंग होगा एनर्जेटिक। ठीक है, एनर्जेटिक। ठीक है, एनर्जेटिक म्यूजिक बीइंग प्लेड एट द रेस्टोरेंट। तो ड्यूरेबल, चीयरफुल, स्पीडी या सॉम्बर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा एनर्जेटिक का, देखो चीयरफुल तो यहाँ पे उसका सिनोनिम हो जाएगा, ड्यूरेबल नहीं हो सकता, एनर्जेटिक का अपोजिट चाहिए। तो सांबर जो यहाँ पे है, सांबर का मीनिंग होता है बीइंग डल। ठीक है, तो सांबर का मीनिंग होता है बीइंग डल या फिर ग्लूमी या फिर सैड। तो इसीलिए ऑप्शन डी जो यहाँ पे ये राइट सेंटेंस, ये राइट हमारा ऑप्शन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पीरियोडिक का एंटोनिम, ये तो डायरेक्टली बता सकते हो। पीरियोडिक मतलब कि जो कि रेगुलर टाइम पे होता, और यहाँ पे ऑप्शन सी दिखाई देता है इरेगुलर, तो डायरेक्टली ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। पीरियोडिक मतलब कि रेगुलर इंटरवल्स पे, तो उसका अपोजिट क्या हो सकता है, इरेगुलर, तो इसलिए ऑप्शन सी। फ्यूड, फ्यूड का मीनिंग क्या होता है पहले तो वो समझ लेते हैं। ओके, फ्यूड का मीनिंग होता है कि एक तरीके से बिटर क्वारल, ठीक है, झगड़ा करना। ठीक है, तो बिटर क्वारल हो सकता है इसका मीनिंग, या फिर डिस्प्यूट भी हम बोल सकते हैं इसके लिए। तो अगर ये इसका मीनिंग होता है तो फ्यूड का मीनिंग अगर क्वारल या फिर डिस्प्यूट है तो इसका अपोजिट क्या होगा, ग्रॉस पैरल, हारमनी या फिर विगर। तो ऑप्शन सी हारमनी। डिस्प्यूट का अपोजिट क्या हो सकता है, हारमनी, मतलब कि शांति से और अच्छी तरीके से रहना। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन सी। विजडम का अपोजिट क्या हो सकता है, स्टुपिडिटी, एक्सपीरियंस, मॉडेस्टी या इंटेलिजेंस। ऑप्शन ए, स्टुपिडिटी।
तो ये सिंपल था, इजी था ये वाला। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ओके ठीक है, फिल इन द ब्लैंक करना है। मोस्टली ग्रामेटिकल क्वेश्चंस होते हैं जब भी ऐसे क्वेश्चन। सम थिंग्स आर मेंट टू बी एंड डेथ इज डैश फॉर द ह्यूमंस। ओके, सम थिंग्स आर मेंट टू बी मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जो कि होने वाली होती, एंड डैश इज डैश फॉर ह्यूमन। एडिबल, एडिबल का मतलब कि खाए जाने वाली चीज़ नहीं। स्पाइरल नो, जो कि ट्विस्टेड होगा स्प्रिंग जैसा। नेचुरल या वायरल, वायरल का मीनिंग क्या होता है कि जो कि ईजिली बहुत ज़्यादा स्प्रेड होता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा, नेचुरल। ओके, तो डेथ इज़ नेचुरल फॉर ह्यूमंस। ठीक है, ये यहाँ पे राइटली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, मोस्ट अप्रोप्रिएट। Select the most appropriate option to fill in the blank. Once again, most times he is sitting alone, immersed in his own dash. Okay, most times he is sitting alone. बहुत बार वो अकेले बैठा रहता है. Immersed in his own synagogue, monologue, mystagogue या prologue. तो इसका मीनिंग क्या होता है पहले तो वो समझ लेते हैं. सिनेगॉग क्या होता है? जिविश लोग जो होते हैं, ओके, उनका प्रेयर प्लेस. ठीक है, तो सिनेगॉग उसको हम बोलते हैं. जैसे कि हिंदू लोगों का मंदिर होता है, मुस्लिम का मस्जिद होता है, वैसे सिनेगॉग का मीनिंग होता है कि जेविश लोगों का प्लेस ऑफ प्रेयर. ठीक है, जहाँ पे वो लोग प्रेयर करते हैं, वर्शिप करते हैं. मोनोलॉग का मीनिंग क्या होता है? ओके, सिंगल स्पीच. ओके, सिंगल पर्सन का स्पीच. ओके, सिंगल पर्सन का स्पीच या फिर हम थॉट्स भी बोल सकते हैं. ठीक है. मिस्टर गॉग का मीनिंग क्या होता है? ओके, मिस्टर गॉग का मीनिंग क्या होता है? एक पर्सन जो कि दूसरे पर्सन को मतलब कोई भी रिलीजियस या मिस्टिकल थिंग के लिए, ओके, लाइक मिस्टिकल बिलीव्स के लिए, जैसे पूजा पाठ वगैरह ये सब चीज़ों में अगर इन्वॉल्व करवाता है तो उसको हम बोलते हैं मिस्टिक गॉग. ओके, मिस्टिकल थिंग्स. ओके, ओके, पर्सन, मिस्टिकल थिंग्स, पर्सन इनवाइटिंग, कोई एक पर्सन, ओके, जो कि इनवाइट करता है. ओके, तो मिस्टिकल थिंग्स में जो पर्सन इनवाइट करता है उसको हम बोलते हैं मिस्टिक गॉग. प्रोलॉग क्या होता है? प्रोलॉग का मीनिंग होता है कि ये इंट्रोडक्टरी सेक्शन होता है, इंट्रोडक्शन होता है. ये मोस्टली जब भी हम मूवीज़ वगैरह देखते हैं तो उसमें एक जब आता है ना, मतलब कि उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड स्टोरी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा होता है 2 मिनट में, तो उसको प्रोलॉग बोलते हैं. यहाँ कोई बुक देखोगे तो उसका स्टार्टिंग में प्रोलॉग होता है, तो इंट्रोडक्शन सेक्शन इसको हम बोल सकते हैं. तो यहाँ पे मोस्ट टाइम्स ही इज सिटिंग अलोन इमर्स्ड इन हिज ओन डैश, तो सिनेगॉग तो नहीं हो सकता है. मोनोलॉग, मिस्टिगॉग यहाँ पे हो सकता है क्या? मिस्टिकल थिंग्स, नो, ये भी नहीं हो सकता. प्रोलॉग भी नहीं, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट ऑप्शन. मोस्ट टाइम्स इमर्स्ड इन हिज ओन थॉट्स, मतलब कि अपने खुद के, मतलब सिंगल पर्सन के स्पीच या थॉट्स को हम क्या बोलते हैं? मोनोलॉग. तो यहाँ पे इसीलिए मोस्टली दिस इज रिलेटेड टू स्पीच, नॉट फॉर थॉट्स, बट या इन द सेंटेंस इट सूट्स ओवर हियर. ठीक है, ये चल जाएगा यहाँ पे. They are going to give me a lovely present, but I cannot dash what it will be. Okay, but I cannot give, just, guess या guessed. Right option will be C. बहुत easy, but okay, they are going to give me a lovely present, but I cannot guess. Okay, यहाँ पे जो right option होना चाहिए, that should be guess what it will be. तो यहाँ पे देखो ऑप्शन भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, मोस्टली आप यहाँ पे डायरेक्टली फिल भी कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. Select the most appropriate word to be filled in the blank. हार्दिक पांड्या hit 4 dash 4s and scored 72 runs in the match. 4 continuous, 4 consecutive, 4 ongoing या 4 constant. तो देखो ऑन एंड ऑन मतलब कि 4 लगाया उसने, मतलब 4 बॉल्स पे. तो जब भी ऐसा सिनारियो होता है तो इसको हम बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव. तो इसीलिए ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होता है. ठीक है, ठीक है, मतलब कि एक के बाद अनदर, एक के बाद अनदर, एक के बाद अनदर, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव. नेक्स्ट, select the most appropriate option. Once again यहाँ पे वही भी fill in the blank. The hiring manager had already offered you the job. Now dash to accept or decline the offer. Okay, तो डैश यहाँ पे हमको फिल करना है. द हायरिंग मैनेजर हैड ऑलरेडी ऑफर्ड यू द जॉब, मतलब कि उसने जॉब ऑफर कर दिया. नाउ डैश टू एक्सेप्ट और डिक्लाइन. अ पेनी फॉर योर थॉट्स, द बॉल इज इन योर कोर्ट, पुल द लेग और गेट योर एक्ट टुगेदर. तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, द बॉल इज़ इन योर कोर्ट. मतलब कि अब ये आपका डिसीजन है कि आप उसको एक्सेप्ट करते हो कि डिक्लाइन करते हो. तो उसको हम बोलेंगे कि अब द बॉल इज़ इन योर कोर्ट, मतलब बॉल इज़ इन योर कोर्ट मतलब कि अब आपको डिसाइड करना है. ओके, जब आपके ऊपर कोई चीज़ डिपेंडेंट हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं द बॉल इज़ इन योर कोर्ट. ओके, जब आपके ऊपर डिसीजन के ऊपर कोई चीज़ पेंडिंग है तो उसको हम बोलते हैं बॉल इज़ इन योर कोर्ट. ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है. सो दीज वर द 50 क्वेश्चन. ठीक है, 50 क्वेश्चन अभी तक हमने कर लिए यहाँ पे. ओके, आई होप सो. देखो इसीलिए
इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इंग्लिश ना इतना डिफिकल्ट नहीं है सेक्शन, ठीक है, और ईजिली हो जाता है। बट इसके लिए क्या पड़ेगा, रीडिंग वगैरह करना पड़ेगा, चीज़ों को थोड़ा ग्रामर वगैरह पे वर्कआउट करना पड़ेगा। तो उन चीज़ों को वर्कआउट करो थोड़ा सा। रीडिंग को अगर अभी तक नहीं किया तो रीड कर लो, लास्ट मोमेंट है वैसे, इतना तो फ़र्क होगा नहीं, बट फिर भी एक 45 to 50 मिनट्स रोज़ रीडिंग किया करो। 50 क्वेश्चन हम पहुँच चुके हैं, 80 क्वेश्चन मैंने बोला था, लेकिन अब मैं और जो बाकी क्वेश्चंस हैं ये आपके लिए मैं लीव आउट करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके लिए दे रहा हूँ। आप इसको लेके प्रैक्टिस कर सकते हो। सो 30 क्वेश्चंस फॉर यू, ठीक है। थोड़े टाइम बाद में लेक्चर के थोड़े टाइम बाद में आपको इसका आंसर की भी मिल जाए ताकि आप मैच कर पाओ उस चीज़ को, ठीक है। तो अभी जस्ट यहाँ पे क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, लेकिन थोड़े टाइम बाद में आपको टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे इसका की भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रहे, और कल के दिन में हमारा डे 2 होने वाला जहाँ पे मैथ्स के डाउट्स लेने वाले। तो मैथ्स का डाउट अगर है तो भर दो पूरा जाके, पूरा सेक्शन में, मतलब हमारा जो फॉर्म है, ठीक है। प्रॉब्लम तो वैसे मुझे ही होने वाली, बट फॉर्म का लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फॉर्म में जाके आपके जो भी डाउट्स है मैथ्स के रिलेटेड उसको फिलअप कर दो ताकि हम कल के दिन में उसको ले पाएँ, ठीक है। और हो सके तो स्पेसिफिक डाउट्स बताना कि ये क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है, या ये सेक्शन में प्रॉब्लम, ठीक है। अगर आप स्पीड टाइम डिस्टेंस बोलोगे तो मैं क्या ही समझ पाऊंगा, तो थोड़ा स्पेसिफिक होने की कोशिश करो। अगर स्पेसिफिकली मुझे डाउट बता पाओगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। और नोट्स एंड वर्कशीट आपको मिल जाएंगे, नोट्स एंड वर्कशीट व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे। अगर आप चाहो तो जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, उसके लिए ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप को। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, डाउट हो तो कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।